नमस्कार। देश की बात में हाजिर है और पहले बात नक्सली हमले की, जिसमें डीआरजी के 10 जवानों की जान चली गई, एक ड्राइवर की भी जान गंवानी पड़ी। अब सुरक्षा महकमा जांच में जुटा है कि कैसे और कब नक्सली वहां करीब 50 किलो आईडी रोड में दबाने में सफल रहे होंगे। आज एक तरफ शहीदों को अंतिम सलामी दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा पहुंचकर शहीदों को कंधा दिया। इसके बाद जवानों का पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। वहीं एक परिवार ने एनडीटीवी को बताया कि वो भाई का शव गांव नहीं ले जा पाएगा क्योंकि गांव वालों से अनुमति नहीं मिली है। नक्सलियों के दबाव के कारण ऐसा किया जा रहा है। साथ ही कल आपको बता दें, 3 गाड़ियों के काफिले में एक गाड़ी के हमले की जो थी वो चपेट में आई थी और ऐसे में एनडीटीवी इंडिया के पास हमले की लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमले के बाद फायरिंग करते दिख रहा है वो घायल जवान और मौके पर मौजूद जवान ने ही शूट किया है ये वीडियो। तो इन तमाम जानकारियों के बीच आइए हम छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव से बात करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। सरकार का दावा रहा है छत्तीसगढ़ में कि करीब 60% नक्सली हमलों में कमी आई है, लेकिन अब कम के हमले के बाद जांच चल रही है। क्या आंकलन है, कहां पर कमी रह गई, चूक कहां हुई? सबसे पहले तो वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। 10 हमारे पुलिसकर्मी, एक सिविलियन ड्राइवर, इनकी शहादत हुई और इनके परिजनों को संबल मिले, शक्ति मिले इस बड़ी दुख की बेला में इस दुख को सहन करने के लिए। जहां तक आपने घटना की बात की, तो सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि नक्सलवाद खत्म हो गया है और इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि नक्सलवाद की घटनाएं कम हुई हैं। समाप्त हो जाना और कम होने का जो अंतर है वही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू में हमको देखना पड़ता है जब कभी ऐसी वारदात होती है। कल दुखद वारदात को कायराना हमले के माध्यम से लुके छुपे अंजाम दे दिया गया और हमने 11 लोगों को खो दिया। तो क्या नक्सलियों की रणनीति में बदलाव हुआ है? इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक, वो भी सड़क के नीचे बीच में। मैं स्वयं भी विशेषज्ञ नहीं और सीधे विभाग से जुड़े नहीं होने के कारण पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि ये माना जाता है कि सड़क जब बनती रहती है उस समय रात के अंधेरे में चुपके से इन लोग आईडी लगा देते हैं और ऊपर से फिर मिट्टी का काम हो जाता है, डामर का काम हो जाता है। 4-5 साल पहले ये सड़क बनाई गई थी, ऐसा अधिकारियों ने मुझे कल बताया था। और मौका पाके तार रहते हैं, तार जोड़ना रहता है। उसके बाद कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति उसको तार को जोड़ के फिर अंजाम दे सकता है। ये खतरनाक पहलू ऐसे कन्फ्रंटेशन जहां होते हैं, ऐसी वारदातें जहां होती हैं, आए दिन ये स्थिति बनी रहती है और हमारे सिपाही, हमारे जवान इन्हीं खतरों को देखते हुए सिर पे कफन बांध के रोज दिनचर्या अपनी करते हैं। डेली अप डाउन होता है। डीआरजी पर हमला वो भी चौंकाने वाला है क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो स्थानीय हैं, कुछ पूर्व नक्सली होते हैं, सुरक्षा बलों के आंख कान का ये लोग काम करते हैं, तो इन पर निशाना चिंता की बात है। ये 100% जानकारी तो असंभव है, ये तो कभी हो नहीं सकती। ये लोकल बच्चे थे, 10 के 10 जो जवान मारे गए, जो पुलिस कर्मी मारे गए, ये 10 लोकल थे, बस्तर के थे। और नक्सलियों की भी स्ट्रेटेजी कहें या उनकी मंशा कहें स्पष्ट होती है कि इनका बस्तर वासियों से, बस्तरिया लोगों से कोई लेना देना नहीं। ये सत्ता पाने के लिए हर प्रयास करते हैं, संविधान को नहीं मानते, देश की सरकार को नहीं मानते और बस्तर के लोगों से इनका कोई ऐसा मोह नहीं है। कम से कम इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया, 10 हमारे बच्चे, 10 पुलिसकर्मी जो मारे गए, ये लोकल थे। और हर बात की जानकारी असंभव होता है। कैसे बच के निकलना इन परिस्थितियों में? आए दिन जब ये गश्त पे निकलते हैं, किसी घटना को देखने निकलते हैं, कोई पूर्वाभास है, कोई जानकारी मिलती है, उसके लिए रवाना होते हैं, तो आने जाने दोनों समय में ये खतरा बना रहता है और इसी के बीच में उनको
काम भी करना पड़ता है पूरी जोखिम को उठाते हुए, और हम सबका बचाव भी करना पड़ता है। जी, तो ये चुनावी साल भी है, राज्य में भी चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में ये हमला नक्सली यानी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अगर सिर्फ चुनाव की बात होती तो हर 5 साल में ऐसे वारदात होते, जो सही नहीं है। ये अमूमन बरसात के पहले वारदात करते हैं, एक अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए ऐसी वारदातें करते हैं। हाल ही में देश के गृह मंत्री जी भी आए थे, हो सकता है कि उनकी जाने के बाद एक संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया हो कि हम अभी भी यहाँ पर हैं, हमारी ताकत अभी भी बनी हुई है, और ऐसे संदेश देने के लिए, लोगों में डर पैदा करने के लिए वो वारदात करते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्र के राज्य मंत्री, उनका यही कहना है कि किस तरह से नक्सली अपना एक तरह से संदेश दे रहे हैं और ये कामयाब हुए हैं एक बार फिर से इस तरह की घटना को अंजाम देने में। बहरहाल आपको जो लगातार हम स्क्रीन पे तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने उस जवान से ली हैं जिस वीडियो, इस जाबाज जवान ने ये वीडियो बनाया जो पिछली गाड़ी में था, और आप देख सकते हैं, और अनुराग द्वारी ने उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं। ये गाड़ी फायर स्टार्ट होने के बाद आई। फायर स्टार्ट तो टोटल कितनी गाड़ी थी पूरे काफिले में? काफिले में सामने एक पिकअप थी, हाँ हाँ, बाद मेरी स्कॉर्पियो थी, हाँ हाँ, जो होने के बाद तूफान जो फोर्स गाड़ी थी वो सामने आई, वो ब्लास्ट हुई उसके बाद। अच्छा, तो ये क्या आमा पंडुम के लिए वहाँ लड़के रोक रहे थे क्या, या आप लोगों ने नहीं देखा क्योंकि आगे गाड़ी ब्लास्ट हो गया था? हाँ हाँ, आमा पंडुम के लिए रोका था उन लोगों को? हाँ, उससे पहले रोका गया था 100 मीटर। अच्छा, निकले उसके बाद फिर आगे जाके ब्लास्ट हुई गाड़ी। अच्छा अच्छा, तो फिर आप लोगों ने जब शेल्टर लिया तो फायरिंग किया, उसके बाद उधर 1-2 राउंड फायर आया नक्सलियों की तरफ से, फिर बंद हो गया? हाँ, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद जो है इधर से ही मतलब चिल्लाना कौन है ऐसा करके। अच्छा, और आप लोग कितने दिनों से थे वहाँ पर ऑपरेशन में? हम लोग परसों से ही थे। परसों से ही थे, तो कल 11 बजे लौट रहे थे या 1 बजे के आसपास आप लोग लौट रहे थे वहाँ से? हम लोग 1 बजे के आसपास। 1 बजे के आसपास, तो 1:30 बजे के आसपास। तो वो तो बड़ा दर्दनाक वहाँ पर हुआ था जब पूरा ये हादसा हुआ वहाँ पर, तो उस टाइम कोई बचा था या कोई भी नहीं बच पाया? सीधे ब्लास्ट में सब उड़ गए आपके साथी? ब्लास्ट में सब हो गए थे, सब खत्म हो गए थे। जो पीछे बैठे थे शायद वो गेट के वो खुलने की वजह से आ गए थे, वो भी बाद में उनकी भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। आप लोग सब सुरक्षित है ना, और कोई घायल तो नहीं हुआ है ना? उसके बाद कोई हुआ नहीं। युवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। और कल की वारदात के बाद जो रास्ता था वो खुल गया है। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली। दंतेवाड़ा के अरनपुर में जो घटना हुई थी उसके ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं, और एक बार फिर हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पर जो गड्ढा था, जो ब्लास्ट हुआ था, आईईडी ब्लास्ट हुआ था, उसको यहाँ पर डीआरजी की बड़ी फोर्स के साथ उसे बंद कर दिया गया है। बड़ी बड़ी जेसीबी ला के यहाँ पे बंद किया गया। तस्वीरों में देखिए डीआरजी के जो जवान हैं, जो उनका प्रोटोकॉल होता है कि वो बाइक से चलते हैं, और आज भी ये तमाम जो डीआरजी के जवान हैं वो बाइक में आए, और यहाँ पर जेसीबी खड़ी हुई है और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उन गाड़ियों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये गाड़ियाँ के जरिए जो है इसको जो गड्ढा है उसे भरा गया है, और वहाँ पर दूर जो है वो जेसीबी है, और जो गाड़ी के जो परखच्चे उड़े थे, उनके जो इंजन थे, उस जेसीबी के जरिए जो है ना इस गाड़ी के अंदर भरा गया है। और इस आवागमन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ये त्वरित कार्रवाई सुरक्षा बलों के द्वारा की गई है, ताकि इस यहाँ से आवागमन को एक बार फिर सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्योंकि जब ये घटना हुई थी उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था, और डीआरजी की बड़ी फोर्स लाकर यहाँ पर इस गड्ढे को भर दिया गया है। और जो अवशेष थे, जैसे ये करीब 100 मीटर की दूरी पर इंजन पड़ा हुआ है, यहाँ पर जेसीबी के जरिए यहाँ पर इस इंजन को लाया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये करीब नहीं है 2 से 5 कुंटल के बीच का ये इंजन का पार्ट होगा, और ये उस जगह से करीब 150 से 200 मीटर दूरी पर उचक के आया, और यहाँ जेसीबी के जरिए जो है इन सब जो अवशेष हैं उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है, और जो मिट्टी है वो मिट्टी वहाँ से खोद करके इस जगह पे जहाँ पे विस्फोट हुआ था वहाँ पर भरा जा रहा है। और तो इस तरीके से इस पूरे रास्ते को एक बार फिर से सुचारू रूप से संचालित कर लिया गया है।
जुल्फिकार अली, NDTV इंडिया के लिए। तो देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं और बात अपने पहलवानों की करते हैं। जंतर मंतर पर कुछ दिन से पहलवान अपने मसलों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पर आपको बता दें PT उषा खुश नहीं है। उन्होंने कहा है ये अनुशासनहीनता है। उन्होंने कहा कि पहलवानों को सीधे सड़क पर नहीं आना चाहिए था, रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। ये खेल और भारत के लिए सही नहीं है। आइए सुनते PT उषा को क्या कह रही हैं। इसलिए ना हमारा एथलेटिक कमीशन है, वो लोग को पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना। तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू अस दे आर गोइंग स्ट्रेट अवे टू स्ट्रीट। नो, इट इज नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट्स, नॉट ओनली फॉर द रेसिडेंट्स। और आपको बता दें इस मसले पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पहले भी हमने इनके साथ बैठक की खिलाड़ियों के साथ और अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। आइए सुनते हैं मंत्री को। जहां तक आप रेसलर्स की बात करते हैं, पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं, 12 घंटे। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड कीजिए, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे, ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी FIR करवा सकता है, किसी के ऊपर अगर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी FIR, आज भी हो सकती है। लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती, दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। और आइए इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन के पास। विमल, किस तरह से देखें PT उषा का बयान आ गया, अब खेल मंत्री की भी तरफ से बात उनकी सामने आ गई है, क्या आंकलन है आपका? देखिए, तो मामला अदालत में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में जो कल जो फैसला होगा वो बहुत अहम होगा, न सिर्फ इन खिलाड़ियों के लिए या कुश्ती संघ के लिए, पूरे स्पोर्ट्स के लिए भी। एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है। PT उषा ज़रूर नाराज़ हैं कि इन खिलाड़ियों को उनके पास आना चाहिए था। 2 कमेटी हैं, खिलाड़ियों की अपनी शिकायतें हैं जो कहीं ना कहीं उनको जायज़ इसलिए क्योंकि कई सारी खबरें लीक हुई हैं। जो खेल मंत्रालय का कहना है कि वो निष्पक्ष जांच के लिए, जैसे बबीता फोगाट उनकी बहन भी हैं, लेकिन उनको उसमें शामिल किया, जिस तरह से ये कमेटी चाहते थे उस तरह से भी। लेकिन जो फैसला आना है दोनों ओवरसाइट कमेटी का, वो फैसला जो इन खिलाड़ियों को पता चला है उसको लेके उनमें नाराज़गी है और वो एक तरह से इसको सही नहीं मान रहे। एक तरह से माने तो इन खिलाड़ियों को का कहना है कि उनको जो कुछ रिपोर्ट में कहा गया है, एक तरह से जो क्लीन चिट दी गई है ब्रिजभूषण शरण सिंह को, ये उनको नागवार गुजरा और इस बार वो फ्रेश एक तरह से कहें तो 7 गवाहों के साथ गए हैं अदालत पुलिस में और फिर वो मामला अदालत तक पहुंचा है जो पिछली बार जो हुआ था। और ये इसमें एक बात ज़रूर है कि खिलाड़ियों की ओर से ये सबूत ले जाकर वहाँ नहीं जा सके ओवरसाइट कमेटी में, और शायद इसलिए जो भी उनको रिपोर्ट्स की बात आई, अब जो मसला है वो अदालत में है और ये देखना होगा कि अदालत का रुख क्या रहता है। अगर क्योंकि मैंने और आपने भी खिलाड़ियों से बातचीत की थी 2-3 दिन पहले, उनका यही कहना था कि जब तक FIR नहीं हो, ये अरेस्ट नहीं हो, तब तक वो धरना नहीं छोड़ेंगे। मामला बहुत आगे जा चुका है और जाहिर तौर पे खेल का नुकसान जितना होना था वो हो चुका है। एक खेल पत्रकार होने के नाते मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इससे अब तक खेलों का बड़ा नुकसान हुआ है और आपको इसका नतीजा भगवान न करे ये आपको एशियन गेम्स, ओलंपिक्स में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल विमल, आप इस खबर पर नज़र बनाए रखें। अब देखना होगा कि कल अदालत में किस तरह से क्या फैसला आता है, क्या संदेश वहां से खिलाड़ियों को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद विमल आपका। तो आइए अब देश की बात में हम रुक करते हैं बिहार का। बिहार के सहरसा जेल से पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई हो गई। आनंद मोहन को आज तड़के सहरसा जेल से छोड़ दिया गया। प्रशासन ने तड़के रिहाई का फैसला किया। किसी तरह से हंगामे से बचने के लिए कहा गया किया ये। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आनंद मोहन पैरोल पर था। बेटे की सगाई थी जिसमें बिहार के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी दिखे। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि एक अफसर की दिन दहाड़े, एक IAS की दिन दहाड़े हत्या करने वाले मुजरिम को इस तरह रिहा का संदेश इससे क्या जाएगा।
क्या ये बाहुबल के आगे राजनीति के सरेंडर की मिसाल नहीं है? तो हमारे आपको बता दें, हमारे सहयोगी तनुश्री ने बात की है आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद से। एंड एवरीवन नो, सबको पता है कि क्या कहते हैं, मेरे पिताजी निर्दोष होने के बावजूद उन्होंने सजा काटी, लेकिन कोर्ट का जो आदेश था उसको हम लोगों ने बिल्कुल माना, पूरी सजा कंप्लीट की हम लोगों ने। एंड टुडे वी आर मतलब आफ्टर 16 long years he's out, and it's a very emotional period for the family, and we don't have anything to do. Will you go and meet Krishnaya's wife as well? I was the one who, yeah. Please go ahead. Yeah. बात ऐसी है कि ये आइडिया मेरे ये विचार मेरे मन में आया था क्योंकि हम लोगों ने 15 साल में बहुत कुछ झेला है। एक पिता के बगैर जिंदगी कैसे कटती है हम समझ सकते हैं, और हमारे दर्द से उनकी फैमिली के लिए भी हुआ होगा। हमारे दर्द से लाख गुना ज्यादा दर्द उनका, ज्यादा दर्द उनको है ना। और इसीलिए हमको एक इंसानियत के नाते इलेक्शन से पहले ये क्या किसी तरीके का राजपूत कम्युनिटी का वोट लाएगा क्या? ये सब हम नहीं जानते, इस सब के बारे में हम नहीं जानते। तो अभी आप यहाँ पे इवेंट अभी हम बस अपने आनंद मोहन जी है कहाँ? सुबह से कोई झलक ही नहीं नजर आई है। मेरे शादी के प्रिपरेशन में नहीं तो बट अभी है, बिहार में है। और आइए अब इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है। आनंद मोहन की रिहाई से जी कृष्णैया का परिवार बेहद दुखी है। जी कृष्णैया की बेटी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो एक सख्त कानून लाएं ताकि ऐसे अपराधी ना छूट पाएं। Well, our struggle, sir, has been, well, there are no words that I can express about it. Not about us, but my mother. I'm 35 now, so I can relate to how much my mother would have gone through at that point of time. She was hardly 33. मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को सोसाइटी में नहीं आना चाहिए सर। हम बहुत ही ज़्यादा, हमें इतना पावर नहीं है कि हम फाइट कर सकते हैं, मगर हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने और ऐसे क्रिमिनल्स को एक ऐसा लॉ लेके आए जहाँ पे ये गैंगस्टर, ये जो माफिया, ये जो चल रहा है, सारे ऑफिसर्स लोग घर से वहाँ घूम सके, बिहार में सेफ या किसी भी स्टेट में। आप रिकंसिडर करें इस सिचुएशन को, और आप एक बार, अगर आपको हमारे पापा जी के बारे में पता नहीं है तो एक बार बिहार जाके वहाँ के लोगों से मिलना, शायद आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना अच्छा सर्विस किया है। आज भी 29 ईयर्स के बाद अगर लोग इसको लेके लड़ रहे हैं तो ये हमारे लिए ये रिवॉर्ड नहीं है सर। तो बस मेरी यही विनती है कि आप सोचें इसके बारे में और हमारी तरफ जस्टिस आए। तो एक गुहार है एक बेटी की प्रधानमंत्री से। तो सहरसा से हमारे साथ तनुश्री पांडे मौजूद हैं। तनुश्री, आपने एक पक्ष से बात की और उमा सुधीर ने दूसरे पक्ष से बात की। बहुत ही हृदय विदारक उनकी बेटी को सुनकर स्थिति बनी। वहाँ पे राजनीति कहा जा रहा है, इसके पीछे कारण है। वहाँ से ज़रा आप अपना आंकलन भेजिए, किस तरह से आप देख रही हैं इस पूरे मामले को? निधि, अगर मैं सहरसा की बात करूं, जहां आज सुबह सुबह ही आनंद मोहन को चुपके से मीडिया के नाक के नीचे से उनको रिहा कर दिया गया, और मैं आपको बता दूं कि ये कभी नहीं हुआ है कि एक आदमी के रिलीज होने के बाद अभी तक 14 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मीडिया पर्सनल मौजूद है, बट किसी ने भी उनकी एक झलक भी नहीं देखी है। वो जैसे ही रिहा हुए हैं करीब 3 से 4 बजे के बीच में, जो कि रूल के अगेंस्ट है, आप सनराइज होने के बाद ही एक कन्विक्ट को रिहा कर सकते हैं, तो रूल के अगेंस्ट जाके जेल अथॉरिटीज ने सबसे पहले उनको रिहा किया। किसी मीडिया पर्सनल ने उनको नहीं देखा। दूसरी जो एक बात जो बहुत जरूरी है बिहार से और सहरसा से खासकर, कि यहाँ लोग आनंद मोहन को एक क्रिमिनल के तौर पे नहीं देखते। यहाँ लोग आनंद मोहन को एक नेता, उनके नेताजी और एक जो उनका वर्चस्व जो ग्राउंड पे है वो देखना बहुत जरूरी है। सैकड़ों के लोग, हम आपको बताएं कि जितने भी रोड्स थे सहरसा में, आज सारे ब्लॉक थे। उनकी जो गांव है, उनका जो गांव, यहाँ पे जो उनका नेटिव गांव है, वहां पे सैकड़ों के तादाद में लोग मौजूद थे और सबका कहना था कि हमारे नेताजी बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारे लिए तो ऐसा है कि आज दिवाली है, राम वनवास से वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कभी किसी का खून नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लोगों की मदद करी है। ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव की और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स थी
थी और आज वही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वोट के लिए, राजपूत वोट के लिए आनंद मोहन को रिलीज कर रहे हैं। तो लोगों की अगर बात करें तो वो लोग एक मर्डर कॉन्विक्ट को हीरो के तौर पे देखते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको राजपूत कम्युनिटी की उनकी इतना वर्चस्व आखिर क्यों है आनंद मोहन का, तो अभी भी आज भी 16 साल जेल में रहने के बाद भी निधि मैं कह सकती हूं कि अगर बिहार में पॉलिटिकल मूड चेंज करने की बात आए, अगर वोट इन्फ्लुएंस करने की बात आए, तो आनंद मोहन का वर्चस्व अभी भी चलता है, क्योंकि वो एक अपर कास्ट राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और उनके 16 साल जेल में रहने के बावजूद भी एक जो ग्रुप था फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन, उनके बेटे वो चलाते रहे, वो बहुत टाइम पैरोल पे बाहर रहे आनंद मोहन खुद, वो लोगों से मिलते रहे और अपनी कम्युनिटी को स्ट्रांग करते रहे। इसीलिए आज एक इतने बड़े क्राइम को करने के बाद भी, उसमें 16 साल कन्विक्ट होने के बावजूद भी आज बिहार के लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आनंद मोहन वापस आए हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं और वो भी दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिनका कहना है कि नहीं, इनजस्टिस हुआ है, हमारे लोगों के साथ गलत हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, हम जी कृष्णैया की पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। उनको छोड़ के सभी लोगों का कहना है कि ये तो राम जी वापस आए हैं और ये तो सिर्फ एक पॉलिटिक्स का रूप था कि आनंद मोहन को कन्विक्ट किया गया, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने चेतन मोहन से भी बात की। चेतन आनंद जो है वो आनंद मोहन के बेटे हैं। उन्होंने साफ तौर पे मुझे कहा निधि कि हमको जी कृष्णैया के परिवार से, उनकी धर्मपत्नी से, उनकी बेटी से पूरी तरीके की अफसोस है, पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने भी अपने पिताजी के बिना 16 साल निकाले हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनको सही कन्विक्ट किया कि गलत कन्विक्ट किया, पर ये जरूर कहूंगा कि हमारे लिए भी ये बहुत दुख की घड़ी थी और आज ये हमारे लिए खुशी की घड़ी है कि हमारे पिताजी जिनको गलत तौर पे फंसाया गया था, आज वो बाहर आ रहे हैं। तो अगर पॉलिटिकल मूड की बात करें तो वो धीरे धीरे गर्माता ही जा रहा है। बीजेपी कह रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले ये करना जरूरी था नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को, क्योंकि उनको राजपूत वोट चाहिए। दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि ये सब एक लीगल कार्रवाई है, उनका रिकॉर्ड देखने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया है, ये सब कुछ लीगली करा गया है। बिल्कुल, जेल के जो नियम थे उनमें बदलाव किया गया, जेल के नियमों में बदलाव किया गया। और तनुश्री, जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको राजस्थान ले चलेंगे। वहाँ पर मेडिकल की परीक्षा कर रही एक 19 साल की लड़की ने खुदकुशी की है। छात्रों पर दबाव क्यों इतना रहता है? एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए देश की बात के साथ। एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं दंतेवाड़ा का। कल जहां पे वारदात हुई थी रास्ता खुल गया, हमने बताया, लेकिन अब ताज़ा तस्वीरें हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली और जानकारी दे रहे हैं। नक्सलियों ने इस स्पॉट से जो आईईडी में लगा हुआ जो तार था उसे लगाया था और यहाँ पे पूरे साक्ष्य मौजूद है। हालांकि एफएसएल की टीम ने यहाँ से तमाम चीज़ें निकाल ली हैं और ये पत्थर है और इस पत्थर के नीचे जो है ये जगह है, यहाँ पे दोनों तारों को रखा हुआ था। और ये जो है पेड़ है, इस पेड़ को देखें कि इस पेड़ से अगर हम बाहर की तरफ देखना चाहें तो बाहर का कोई नज़ारा नज़र नहीं आता। और यहाँ से छुपकर जो है नक्सली बैठे हुए थे और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तार जो है इस तरीके से यहाँ से छुपाया गया था और ये यहाँ से जो तार की जो एक छोटी सी लकीर है ये बनी हुई है और यहाँ से लेकर जो सड़क के बीचों बीच तक आईडी जो एक्सप्लोसिव लगाया गया था उससे कनेक्टेड था। और यहाँ पर नक्सली बैठे थे, एक नक्सली ऊपर भी चढ़ा हुआ था क्योंकि यहाँ से देखना मुश्किल है कि सड़क यहाँ से नज़र नहीं आती है। तो इस जगह से उन्होंने जैसे ही गाड़ी आई और उन्होंने दोनों तारों को टच किया होगा और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए और एक जो ड्राइवर है वो भी उसकी मौत हो गई। आईईडी ब्लास्ट जो है इस जगह पे लगाया गया था, इसे अंदर लगाया गया था और एक विश्वस्त और हाईली सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है। अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि जो आईईडी ब्लास्ट जो नक्सलियों ने किया है ये मुश्किल से 24 घंटे पहले ही लगाया गया होगा, क्योंकि इस जगह पे जो आईईडी लगा था इस गड्ढे के अंदर, तो अगर पुराना यहाँ पे आईईडी लगाया गया होता तो ये जो जगह है
ये मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये मुलायम नहीं, भुरभुरी नहीं होती। और यही बात जो है अधिकारियों ने बताई है कि यहाँ पर कुछ घंटों पहले ही आईईडी को लगाया गया और यहाँ से इस तार को दूर जो पेड़ है वहाँ छुपने के लिए वहाँ फिर नक्सली बैठे हुए थे और यहाँ से एक ड्रिल करके, क्योंकि ये भुसभुसी मिट्टी थी और यहाँ से ड्रिल करके उन्होंने यहाँ पे आईईडी प्लांट किया था। हालांकि ये ज़रूर उन्होंने कहा कि इसके पहले उन्होंने इस जगह को चिन्हांकित किया हुआ था कि ताकि भविष्य में यहाँ पे आईईडी लगाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे जो भुरभुरी मिट्टी है उसको रखा गया था और फिर यहाँ पे आईईडी प्लांट किया गया। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि जो नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया, जो बात निकल कर सामने आ रही थी कि पुराना आईईडी हो सकता है, 10 साल पुराना हो सकता है, 5 साल पुराना हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने उनके अपने तजुर्बे से बताया कि जिस तरीके की यहाँ की भुरभुरी मिट्टी थी और यहाँ पे मिट्टी को निकाला हाथ से जा सकता है, तो ये आईईडी मुश्किल से 24 घंटे पहले यहाँ पे प्लांट किया गया और उनके पास पुख्ता सूचना थी कि यहाँ से डीआरजी के जवान निकलेंगे और निकले और उन्होंने यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें इतनी बड़ी घटना हुई है, जिसमें 10 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर की मौत हुई है। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के कोटा में खुदकुशी का एक और मामला सामने आया है। मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रही 19 साल की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। एक के बाद एक लगातार छात्रों की खुदकुशी के मामले सामने आए हैं। छात्रों की खुदकुशी के बढ़ते मामले, तो कोटा में आपको बता दें इस साल खुदकुशी के 7 वाये केस है। 2022 में आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे 17 छात्रों ने की खुदकुशी। कोटा दिसंबर 2022 में एक ही दिन 3 छात्रों ने की थी खुदकुशी। अधिकारियों के अनुसार कोविड के बाद कोटा में खुदकुशी के मामलों में 60% बढ़ोतरी हुई है। आईआईटीज, आईआईएम्स में बीते 5 सालों में 60 छात्रों की खुदकुशी से मौत हुई है। तो सूडान में फंसे आधे से अधिक भारतीयों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया है। बाकियों को भी निकालने की कोशिशें जारी हैं। जानकारी विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने दी है और इस बीच सूडान से जेद्दा लाए गए भारतीयों को स्वदेश आने का उनका सिलसिला जारी है। सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब के शहर जेद्दा से अब तक करीब 600 भारतीयों को देश लाया जा चुका है। जो बचकर लौट आए हैं वे अपने को खुशकिस्मत मान रहे हैं। हम लोग तो बहुत परेशान थे 15 तारीख से। उसके बाद सरकार ने बहुत जल्दी कार्रवाई की। बहुत बढ़िया सरकार काम किया। हाँ, खुश है। हमारा भारत देश महान है। जो तकलीफ थी वहाँ पे आप महसूस करेंगे कि थोड़ी राहत हो गई है घर पहुँचने के बाद। राहत है। ऑपरेशन कावेरी कुछ इस तरह चल रहा है। सूडान के हिंसा वाले इलाकों से भारतीयों को निकालकर उत्तरी खार्तूम में एक अपेक्षाकृत सुरक्षित इलाके तक लाया जा रहा है। फिर वहाँ से 850 किलोमीटर के कॉरिडोर के जरिए उन्हें पोर्ट सूडान पहुंचाया जा रहा है। पोर्ट सूडान में भारतीय नौसेना के 3 पोत तैनात हैं, जिनके जरिए भारतीयों को सऊदी अरब के शहर जेद्दा पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के विमान भी पोर्ट सूडान से भारतीयों को लेकर जेद्दा पहुंचा रहे हैं और फिर जेद्दा से भारतीयों को अलग अलग विमानों के जरिए भारत लाया जा रहा है। इन सारी कोशिशों में दूतावासों का पूरा जोर और भारत का ध्यान वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सलाह और सहायता देना है ताकि वो सुरक्षित रहें और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। help them move to secure locations.
विदेश मंत्रालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से बताया है कि सूडान में करीब 3500 भारतीय हैं। इनके अलावा भारतीय मूल के करीब 1000 लोग हैं जो दशकों से वहां बसे हैं। सूडान की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच 15 अप्रैल से गृह युद्ध शुरू हुआ। भारत सरकार ने बिना समय गंवाए भारतीयों को निकालने की योजना पर काम शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने इस बाबत बैठक की और विदेश मंत्री ने सऊदी अरब समेत कई देशों से बात की। बेहतर तालमेल के नतीजे के जरिए ही भारत को भरोसा है कि जल्द ही बाकी बचे भारतीयों को निकाल लिया जाएगा। मुंबई से सुनील सिंह के साथ नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में बात अब दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के सुंदरीकरण पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बीजेपी ने नैतिक आधार पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी का कहना है कि जब दिल्ली और पूरा देश कोविड की महामारी की चपेट में था, तब इतनी बड़ी रकम खर्च कर अरविंद केजरीवाल ने जिसको शीश महल कह रहे हैं उसकी खूबसूरती बढ़ाई। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के सिर की टोपी, मफलर, मखौटा सब चला गया है। बंगला चमकाते चमकाते सिर की छत भी चली गई है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का राजयोग उनकी पार्टी सरकार के संगठन के उनके घर तक पहुंच गया है। अरविंद केजरीवाल के कथित करोड़ों बंगले के पीछे आज बीजेपी का मार्च है। सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ में हैं। मनोज जी, आपका भी बंगला काफी बड़ा है, इतना पैसा खर्चा हुआ है जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, और उससे आधा पैसा आपने अपने बंगले पर खर्चा किया है। आपने बहुत अच्छी बात कही रवीश भाई। आप मेरे घर आइए, मेरा मेन गेट तो खुला ही रहता है, आप आराम से आते हैं, हमारे लॉन तक आप आते हैं। जो भी रहा है वहाँ लॉन यूज करता है, लेकिन आप मेरे घर में घुस जाइए। आई एम ओपन। मैं मीडिया को, मैं एनडीटीवी को इनवाइट करता हूँ कि आप चलिए हमारा घर देखिए। हम एक सुपरस्टार भी हैं देश के। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं अलाउ कर सकते हैं? क्यों ये बैरिकेड लगाए हैं? हम तो शांतिपूर्ण उनका घर देखना चाहते हैं कि जो टाइम्स नाउ नव भारत ने, अगर आप कहते हो झूठ फैलाया है या एनडीटीवी ने झूठ फैलाया है, तो हम देख लेंगे। आप झूठ को झूठ कर दीजिए, सच को सच कर दीजिए। लेकिन आप दरवाजा बंद करके लाठी चलवा रहे हैं। यहाँ पानी, वरुण, वज्र लगवाया है। ये जो आप दुरुपयोग कर रहे हैं ताकत का, ये बता रहा है कि आप मात्र भ्रष्टाचारी ही नहीं हैं, आप अयासी और विलासिता के भी प्रतीक बन गए हैं। आप किसी एंगल से आम आदमी नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास का सिर्फ नाम बदला है। जो कल रेसकोर्स रोड था, आज प्रधानमंत्री लोक कल्याण मार्ग है। उसका न तो एक कमरे की चौड़ाई बदली है, न तो किसी एक भवन को नया बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल के मूर्ख गुर्गों को मैं बताना चाहता हूं, जो पता नहीं कहां से आकर के खड़े हो गए हैं और प्रेस में आ जाते हैं। इनको इतना नहीं पता कि प्रधानमंत्री आवास में कितने सुरक्षा के, कितने अलग अलग जगह हैं। आप उसकी तुलना अपने से करते हो। हम इसकी भी सुरक्षा चाहते हैं। ये भ्रष्टाचारी को भी हम नहीं चाहते सड़कों पे सजा दे, कानून सजा देना चाहिए। लेकिन रहने के लिए तो जैसा तेरा घर वैसा मेरा घर। अरविंद केजरीवाल, क्या ये सीएम हाउस है? सीएम हाउस तो श्यामनाथ मार्ग है, आवंटित जो है। शीला जी रहती थी एक दूसरे घर में, वो जाके मोती मार्ग पे, मोतीलाल नेहरू मार्ग पे, तू वहां भी रह सकते थे। लेकिन नहीं, तुमने चुना जो बेस्ट घर हो सकता है। और बेस्ट घर चुनने के बाद इसने 45 करोड़ का रेनोवेशन लगवाया। तो बहरहाल आपने बातचीत सुनी। अब आज जिस तरह से बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है, कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। तो इसी के साथ देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।